हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित गिल, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और आज हम स्टडी करेंगे ब्लड के ऊपर कि ब्लड क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं और इसमें कंपोजिशन क्या है। तो हम शुरू करेंगे। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। जब हमने एक मेरे पिछले सेशन में आपने देखा होगा, मैंने कनेक्टिव टिश्यू का बताया था कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। अब हमारी बॉडी के हमारे सिर से लेके पैर तक हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। हमारे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है और बॉडी और अलग अलग न्यूट्रिशंस को और गैसेस को कैरी करता है साथ में। हमारी बॉडी में सिर्फ दो तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि ब्लड और लिम्फ होता है। तो आज स्टडी कर रहे हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड इज इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज विच आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ब्लड जो है, लगातार ब्लड का कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन ब्लड का टिश्यूज और ऑर्गन के साथ बना रहता है, बिकॉज ब्लड न्यूट्रिशंस एंड गैसेस एंड और अलग प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स एंड मिनरल्स बहुत चीज़ें कैरी करता है। अब आगे फंक्शन देखेंगे ब्लड का। ब्लड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैरी करता है ब्लड। न्यूट्रिशन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स जो फूड से हमें मिलते हैं। हार्मोन्स कैरी करता है ब्लड। हीट प्रोड्यूस करता है ब्लड, हीट को मेंटेन करता है बॉडी में। एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, जैसे WBCs, एंटीबॉडीज एटसेट्रा। एंड क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजन। हमारी जैसे कोई चोट लग जाती है तो उस चोट को हील करने के लिए भी ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो जख्म को हील करते हैं, और उसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। अब नेक्स्ट हम आएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के ऊपर। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखेंगे ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा में क्या आता है? प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर, येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। इट इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड। और जब वाटरी फॉर्म में होता है, इट इज लाइटली पेल कलर, थोड़ा येलोइश कलर का होता है, पेलिश कलर का होता है। और हमारे ब्लड की जो वॉल्यूम में 55, आधे से भी ज़्यादा, 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा का होता है। आगे है ब्लड सेल्स। ये 45% होते हैं ऑफ वॉल्यूम इन द ब्लड। अब ब्लड सेल्स में आ जाते हैं, तीन तरह के सेल्स होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, फिर वाइट ब्लड सेल्स एंड देन प्लेटलेट्स। अब आगे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड इज 90 to 92%। आगे है प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट इन इज 7%। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज plasma remains in the blood. It does not goes to the tissues or organs. If it shifts to tissues or organs, it may cause edema condition, accumulation of fluid in tissues. So plasma protein is very important as it maintains osmotic pressure. So plasma इसलिए हमारी बॉडी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। क्योंकि जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा तो जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं करेगा या प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होती है, तो उस केस में ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि ये सारा प्लाज्मा फ्लूइड टिश्यूज और ऑर्गन्स में चला जाता है, जिससे पेशेंट की बॉडी में अडीमा हो जाता है, बॉडी में स्वेलिश हो जाती है, या जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू, या अडीमा हो जाता है। द विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स। अब ये तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो एक प्लाज्मा की डेंसिटी को या थिकनेस को, उसके गाढ़ेपन को जो मेंटेन करता है, वो किस कारण होता है? वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से होता है, फिब्रिनोजन से होता है एंड ग्लोबुलिन से होता है। ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं फाइबर अपना प्लाज्मा प्रोटीन की थिकनेस को या विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखते हैं जो। अब आता आगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। अब उन सॉल्ट्स के नाम है जैसे सोडियम सॉल्ट हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स। अब इन सॉल्ट्स के भी अपने अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, पोटेशियम हमारे मसल्स के स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, कैल्शियम हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है, फॉस्फेट्स एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स भी हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में और मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए हेल्प करता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट सच एज। अब जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें प्लाज्मा में, जो हमें डाइट से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दे ऑल आर एब्जॉर्ब्ड इन अवर इंटेस्टाइन एलिमेंट्री ट्रैक्ट। अब जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं,
ये सारे न्यूट्रिशियस डाइट्स, ये सारी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके प्लाज्मा में जाते हैं थ्रू ब्लड। फिर आगे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं कैरी करता है, दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट आर यूरिया, क्रेटिनाइन एंड यूरिक एसिड। दे आर ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड बाय ब्लड टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। अब ब्लड एक मीडियम बनता है इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो यूरिया, क्रेटिनाइन एंड यूरिक एसिड है, इनको ब्लड कैरी करता है, कैरी करके लेके जाता है किडनी को फॉर एक्सक्रीशन, और वहां से ये सब कुछ एक्सक्रीट आउट या यूरिन आउट हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसी है, हमारी ब्लड में वेस्ट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट, और ये भी ब्लड के द्वारा लंग्स को, ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टू द लंग्स, और लंग्स से हमारी रेस्पिरेशन के द्वारा जब हम सांस बाहर को निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। लास्ट होता है हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स भी कैरी करता है। हार्मोन्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट टिश्यूज और एंड ऑर्गन प्रेजेंट इन द ब्लड। अब हम आगे देखेंगे सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड क्या क्या है, कि ब्लड सेल्स में कंटेंट्स क्या है। अब ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इसका दूसरा नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स, जो कि हमारे ब्लड में 99% होते हैं रेड ब्लड सेल्स। दिस इज द मोस्टली इन आवर ब्लड। आगे नेक्स्ट टाइप का सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, और जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सो ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, ये रिमेनिंग 1% होते हैं हमारे ब्लड में। अब नेक्स्ट हम आएंगे हीमोपोइसिस के ऊपर। हीमोपोइसिस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड सेल फॉर्मेशन। हीमोपोइसिस में ब्लड फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बनता है, नया ब्लड बनता है। सो ब्लड सेल्स आर मेनली फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड मेनली इन रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो में हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिसे हम कहते हैं हीमोपोइसिस, और हीमोपोइसिस शुरू होता है रेड बोन मैरो में। इट स्टार्ट्स इन रेड बोन मैरो। अब नेक्स्ट है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो, और ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो हमारे रेड बोन मैरो में भी मौजूद होते हैं। सम लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन लिम्फॉइड टिश्यूज। अब लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, ये भी लिम्फॉइड टिश्यूज में प्रोड्यूस होते हैं। और 20 साल की उम्र तक रेड बोन मैरो जो होती है हमारे एंटायर बोन को कवर करके रखती है, लेकिन 20 साल के बाद ये रेड बोन मैरो जो है बोन की साइडों में, जैसे ये एक बोन है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बोन। 20 साल तक तो एंटायर पार्ट जो होता है सारा इट इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो। बट 20 साल के बाद क्या होता है कि ये रेड बोन मैरो सिर्फ बोन्स की साइड्स पे इकट्ठे होते हैं, और जो सेंटर वाला जो एरिया होता है इट इज फिल्ड विद येलो मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक है, सेटल्स। और जो रेड बोन मैरो इट सेटल्स टू द एंड्स ऑफ द बोन्स, जो एंड्स ऑफ द बोन, यहाँ पे रेड बोन मैरो, यहाँ पे रेड बोन मैरो एक्यूमुलेट हो जाता है 20 साल के बाद। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स की स्टडी करेंगे, जो कि जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर बाइकनकेव डिस्क। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे डायग्राम में आ रहा है, ये बाइकनकेव जो सेंटर से थिन होते हैं, एंड और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। सो इट हैज नो न्यूक्लियस, दैट मीन्स दे कैन नॉट डिवाइड, क्योंकि न्यूक्लियस के कारण ही सेल डिवाइड होता है, बट इसमें क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है सो ये डिवाइड नहीं होता। एंड डायमीटर इसका जो होता है 7 माइक्रोमीटर, और ये दे फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल, सो दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। जो हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, तो वहाँ से भी फ्लो होने के लिए इनको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो इसलिए जो फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। दे आर नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेन, इनका कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज नहीं होती इसमें, जैसे कि इसका न्यूक्लियस, इसमें कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली जैसे हो गई न्यूक्लियस। हमने यहाँ पढ़ा था कि किस अंदर इसका न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। इट हैज ओनली हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है, एंड प्रोटीन होता है इसके साथ जुड़ा हुआ एक। और आगे है इट मेनली कैरीज ऑक्सीजन बट ब्लड ऑल्सो कैरीज सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्लड ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, बट कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट गैस है उसको भी कैरी करता है। दीज रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी कैन नॉट डिवाइड एज देयर इज नो न्यूक्लियस। अगेन वही बात आ गई, इसमें न्यूक्लियस ना होने के कारण ये डिवाइड नहीं हो सकता। सो इसका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, उसके बाद ये हेमोलाइज हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो दे ह्यूमलाइज, दिस हेमोलाइसिस अकर्स इन द स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर।
ठीक है, तो यहाँ हीमोलाइसिस का मतलब ब्रेकेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, और उसके फिर 120 दिन के बाद नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब आगे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। दे आर लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट दे अकाउंट ओनली 1% ऑफ द एंटायर ब्लड वॉल्यूम। अब हमारे ब्लड में ना 99% तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बट ओनली 1% आर ल्यूकोसाइट्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है, फॉरेन बॉडीज या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से बचाता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन ऑल्सो, हर तरह के इन्फेक्शन से। दे हैव न्यूक्लियर एंड हैव सम ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। अब इसका न्यूक्लियाई होता है और इस ये ग्रेनुलर होते हैं, ग्रेनुलर इन देयर साइटोप्लाज्म। अब आगे हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो उनके ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, ईसिनोफिल हो गया और बेसोफिल हो गया। ये ग्रेनुलोसाइट्स वाले हो गए जिसके ग्रेन्यूल्स आप डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दो सेल्स हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसीलिए इसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। अब लास्ट हम आते हैं प्लेटलेट्स, या जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर वेरी स्मॉल डिस्क एंड देयर डायमीटर इज 2 to 4 माइक्रोमीटर, जिसका साइज सिर्फ 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। बहुत स्मॉल डिस्क शेप के होते हैं ये। और न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होता, जैसे रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। सो साइटोप्लाज्म इज पैक्ड with granules as they have blood clotting factors and cause hemostasis, cessation of bleeding। ये bleeding को stop करने में help करते हैं प्लेटलेट्स, और ये blood को वहाँ एक blood की झिल्ली सी बन जाती है, blood की फिब्रिनोजन होता है इसमें, और blood को रोकने के लिए cessation of bleeding को रोक देता है और वहाँ blood clot होना शुरू हो जाता है। और इसका लाइफ स्पैन होता है 8 से 11 दिन, और 8 से 11 दिन के बाद दोबारा से नए प्लेटलेट्स फॉर्म होना शुरू होते हैं। So students, I hope this concept is very clear with you. Thank you so much.